फीफा वर्ल्ड कप 2022 काफी चर्चे में। कतर में खेला जाने वाला वर्ल्ड कप दुनिया भर में अपने खेल का और धार्मिक जमावड़े ज्यादा होने का सबूत दिन ब दिन देता ही जा रहा है। और ऐसे में कतर ने एक और कंट्रोवर्सी अपने नाम कर ली है और वो है जाकिर नाइक नाम की कंट्रोवर्सी। अगर आप में से कुछ लोग इस महानुभाव को नहीं जानते तो हम आपको हल्का सा हिंट दे दें कि ये भारत का ही वो नागरिक है जिसे भारत सरकार ने भगोड़ा और कट्टरपंथी घोषित कर दिया है और उनको देश से तड़ी पार कर दिया था और तभी से वो देश से बाहर है। लेकिन एक बार फिर से जब जाकिर नाइक के कतर के दोहा में मौजूद होने की बात सामने आई है तभी से पूरे भारत में जमकर #बॉयकॉट कतर 2022 का ट्रेंड चल पड़ा है। लेकिन ये जाकिर नाइक आखिर है कौन और इसने ऐसा क्या कारनामा किया है, आइए आपको बताएं। जाकिर का जन्म साल 1965 में भारत में मुंबई में हुआ। इसके बारे में कहा जाता है कि जाकिर को बचपन में कुरान की आयतें कंठस्थ हो गई थी। इसकी शुरुआती पढ़ाई मजगांव के सेंट पीटर स्कूल से हुई, जिसके बाद टोपी वाला नेशनल मेडिकल कॉलेज से इसने डॉक्टरी की पढ़ाई की और आगे चलकर इसने साल 1991 में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की। लेकिन इसके विचार जितने पाक लगते थे उतने थे नहीं। दावा किया जाता है कि इस फाउंडेशन का लक्ष्य मुस्लिमों और गैर मुस्लिमों को इस्लाम की जानकारी देना था। लेकिन अक्सर हिंदू धर्म को लेकर मजाक उड़ाने और धार्मिक भावनाओं को भड़काने की बात सामने आई। आप हिंदू है ना? हाँ, बिल्कुल सही। आपके नाम से लग रहा है आनंद का नाम है, आप हिंदू है। आपको गलतफहमी होंगी कि हिंदू मजहब में गोश्त खाना हराम है। आप जब हिंदू मजहबी किताब पढ़ते हैं, आपकी मजहबी किताब में लिखा है कि गोश्त भी खा सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं। साथ ही साथ इसके अलग अलग देशों में भड़काऊ भाषण देने के कारण भारत, मलेशिया, यूके, कनाडा समेत इस पर 5 देशों ने बैन भी लगा कर रखा है। एक्चुअली इसने जो इस्लामिक स्कूल खोला था वो चल निकला। इसके बाद जाकिर ने कई मदरसे खोले और 1991 में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की और मुस्लिम युवाओं को कट्टरता की ट्रेनिंग देने लगा और 1991 में मुंबई के डोंगरी इलाके में अपना ऑफिस बनाया। यहीं से इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को चलाया जा रहा है। कई बार विवादित बयान देने के कारण 2022 से लेकर भारत छोड़ने तक मुंबई को पीस कॉन्फ्रेंस करने की मंजूरी नहीं मिली। जाकिर की इन्हीं सब हरकतों और हेट स्पीच के चलते भारत ने जाकिर को साल 2017 में भगोड़ा घोषित कर रखा और प्रतिबंध लगा रखा है। और तो और भारत में जाकिर पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज है। भारत में बैन होने के बाद जाकिर ने मलेशिया को अपना ठिकाना बनाया और वो यहाँ भी भड़काऊ भाषण देने लगा, जिसके बाद यहाँ भी उस पर प्रतिबंध लगाया गया। भारत छोड़ने के बाद कभी मोदी सरकार तो कभी हिंदू समाज को क्रिटिसाइज करके चर्चा बना रहता था। इतना ही नहीं, पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए जाकिर ने पीस टीवी नाम के इस्लामिक चैनल की भी शुरुआत की। दुनिया के कई देशों में चैनल बैन है और कई देशों में इसका प्रसारण भी हुआ। इसी चैनल के जरिए जाकिर ने दुनिया के कई देशों में पहुंच बढ़ाई और खुद को इस्लाम का स्कॉलर कहने लगा। बता दें कि जाकिर ने पिछले 2 दशकों से 30 से अधिक देशों में भाषण देकर अपनी पॉपुलैरिटी में इजाफा किया। धीरे धीरे कई इस्लामिक देशों से उसे फंडिंग मिलने लगी और खुद को इस्लामिक धर्म गुरु के तौर पर इसने स्थापित कर लिया। लेकिन ये ऐसी स्पीच नहीं देता जिससे दुनिया में शांति कायम रहे। जाकिर अपने विवादित बयान से लेकर आतंकियों से कनेक्शन तक के लिए बहुत फेमस है और यही कारण है कि भारत उससे नफरत करता है। असल में जाकिर नाइक के भाषण लोगों को भड़काने वाले रहे। बता दें कि भारत से भागने के बाद मलेशिया में उसने बयान दिया था कि दुनिया के सभी मुस्लिम देश पैगंबर मोहम्मद की आलोचना करने वाले भारत के गैर मुस्लिमों को उनके देश में आने पर जेल में पहुंचा दें। जी हाँ, सही सुना आपने। और उसकी बातें लोग सिर्फ खुद के नाम पर सुनते हैं। इतना ही नहीं, जाकिर ने सऊदी अरब, इंडोनेशिया समेत बाकी मुस्लिम देशों में ऐसे भारतीयों का डेटाबेस बनाने की बात कही ताकि जब वो इस्लामी देशों की यात्रा करे तो उन्हें अरेस्ट किया जा सके। बेशक अब आपका भी खून खौल रहा होगा कि आखिर कैसे कतर ने इसे अपने देश में एज ए गेस्ट इनवाइट कर लिया। इतना ही नहीं, जब बांग्लादेश के ढाका पर आतंकी हमला हुआ था और हमले से जुड़े आतंकियों से जब पूछताछ की गई तब सामने आया कि वो जाकिर नाइक की स्पीच सुनते थे और उसी से इंस्पायर्ड भी थे। ये बात सामने आने के बाद जांच शुरू हुई। कुछ साल पहले हैदराबाद से NIA के छापेमारी में अरेस्ट हुए IS के संदिग्धों ने पूछताछ में बताया कि वो भी जाकिर के भाषणों से इंस्पायर हुए थे। इन मामलों में जिस इंसान का नाम सामने आया, फिर आखिर कैसे फीफा वर्ल्ड कप में जाकिर नाइक को बुलाया गया। ये खबर अब हॉट टॉपिक बनी हुई है कि कतर ने भारत के भगोड़े उपदेशक जाकिर नाइक को फुटबॉल विश्व कप में बुलाया है, क्योंकि जो जाकिर नाइक है वो कतर पहुंच गया है और फुटबॉल फैंस के बीच इस्लाम का प्रचार करने में जुट गया है। अब तो सारी दुनिया कह रही है कि ये मैच कम और धार्मिक जमावड़ा ज्यादा लग रहा है। अब तो लगभग सारी दुनिया कतर पर यह इल्जाम लगा रही है कि कतर फीफा वर्ल्ड कप का इस्तेमाल गैर मुस्लिमों के धर्म परिवर्तन के लिए कर रहा है।
भाई अब कतर की चाल को जैसी जान पड़ रही है, क्योंकि अल कायदा जैसे आतंकवादी संगठनों को पालने वाले कतर से क्या ही उम्मीद लगाई जा सकती है। जैसा कि कतर पहला मुस्लिम देश है जिसे फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने का मौका मिला है, खैर इसके बारे में भी काफी कंट्रोवर्सीज हैं, लेकिन फिलहाल हम अपने मुद्दे पर ही रहते हैं। आज पूरी दुनिया जानती है कि फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए कतर ने कैसे पानी की तरह पैसा पाया है, लेकिन उनके हाथ आया क्या? कंट्रोवर्सीज का खजाना और देश की इमेज खराब करने वाली खबरें। अब बबूल बोकर आम का लालच करना बेकार है, कतर को ये समझ जाना चाहिए। लेकिन अब एनालिस्ट का साफ कहना है कि कतर फीफा वर्ल्ड कप का इस्तेमाल गैर मुस्लिमों के धर्म परिवर्तन के लिए चलाए जा रहे मिशन दवा के लिए कर रहा है। इसके साथ ही ये जो जाकिर नायक वाला सारा मामला है, ये भी मिशन दवा को पूरी दुनिया में जोर शोर से फैलाने का काम कर रहा है। ऐसे में कतर और जाकिर नायक दोनों के एक साथ आना एनालिस्ट के लिए कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं है। आइए जानते हैं कि क्या है मिशन दवा और कतर जाकिर नायक के साथ कैसे इसे बढ़ा रहा है। अमेरिका के वॉशिंगटन में मौजूद प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक कतर ने दवा से जुड़े इस्लामिक धार्मिक लेक्चर के लिए जाकिर नायक को बुलाया है। दरअसल दवा एक इस्लामिक प्रथा है जिसके तहत गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है और उन्हें इस्लाम को अपनाने के लिए इन्वाइट किया जाता है। इंस्टीट्यूशन ने कहा कि ऐसा लगता है कि मिशन दवा फीफा वर्ल्ड कप के दौरान कतर का एक अनडिक्लेयर्ड टारगेट है। एक्चुअली फुटबॉल देखने के लिए लाखों की तादाद में फैंस पहुंच रहे हैं और कतर इसका इस्तेमाल धर्म परिवर्तन कराने के मौके के रूप में देख रहा है। एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कतर के अधिकारियों और सरकार की ओर से फंडेड इंस्टीट्यूशंस ने कम से कम 2000 वॉलंटियर्स को भर्ती किया है जो दुनिया भर से पहुंचे फुटबॉल प्रशंसकों के बीच इस्लाम का संदेश देंगे। इसके अलावा हजारों की तादाद में किताबें, पोस्टर और पैम्पलेट बांटे जाने हैं और इस पूरे मिशन के लिए कतर ने सहारा लिया है जाकिर नायक का, जो कि खुद गैर मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से भारत से भागा हुआ है। जहरीले जाकिर को इससे पहले भी साल 2019 में कतर के रूलर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने दोहा में निजी तौर पर इनवाइट किया था और अब जाकर जाकिर वर्ल्ड कप में पहुंचा तो भी कतर के सरकारी स्पोर्ट्स न्यूज चैनल के एंकर फैसल अल हजरी ने ट्वीट करके कहा कि उपदेशक शेख जाकिर नायक वर्ल्ड कप के बीच कतर पहुंच गए। पूरे टूर्नामेंट के दौरान वो कई धार्मिक लेक्चर देंगे। यही सब वजह है कि कतर का शाही परिवार और अल थानी पिछले कई दशकों से कट्टरवाद को बढ़ावा देने वाले मुस्लिमों, जिहादी कमांडरों और तालिबानी आतंकियों को संरक्षण देने के लिए जाने जाते हैं। और कतर ने ही खालिद शेख मोहम्मद को शरण दी थी जिसने अमेरिका पर 9/11 आतंकी हमले की साजिश रची थी। जब से कतर में वर्ल्ड कप होने की अनाउंसमेंट हुई है तब से ही वहां से कोई ना कोई ऐसी खबर आती रही जो लोगों के बीच हैरानी का सबब बनी। अब चाहे वो कतर की अपने देश में आने वाले फुटबॉल प्रेमियों के लिए जारी की गई गाइडलाइन ही क्यों ना हो, जिस गाइडलाइन को देखकर पूरी दुनिया की भौएं ऊपर हो गई हैं। उस गाइडलाइन में साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई भी औरत अपना कंधा, घुटना या पेट या कमर रिवील करने वाले कपड़े पहनती है तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और इसके लिए कतर ने स्पेशली अपने स्टेडियम में कैमरे लगाए जो कि हर सीट पर जूम कर सकते हैं। अभी हाल ही में खबर सामने आई है कि एक आदमी ने रेनबो वाली टी शर्ट जिसे हम LGBTQ के समर्थन में इस्तेमाल करते हैं उसे पहना था और इसके लिए उसे हिरासत में ले लिया गया। कतर ने मर्दों के लिए भी खास गाइडलाइंस जारी की हैं कि वो ना ही घुटने तक केवरी पहन सकते हैं और ना ही अपनी शर्ट फुटबॉल ग्राउंड में उतार सकते हैं। यहीं से आप इनकी कट्टरपंथी विचारधारा को देख सकते हैं। हालांकि फीफा ने इसे कतर के धार्मिक विचारों और देश की गाइडलाइन से जोड़कर अपना पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन अभी भी कोई अंधों के बीच काना राजा वाला गेम नहीं चल रहा है। पूरी दुनिया भर में कतर की मनमानी को लेकर काफी जोर शोर से प्रोटेस्ट चल रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या फिर फुटबॉल के ग्राउंड पर। जी हाँ, सही सुना आपने। 21 नवंबर के मैच में ईरान की टीम ने मैच शुरू होने से पहले अपना नेशनल एंथम नहीं गाया, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? जैसा कि आप सब जानते हैं, ईरान में अभी एंटी हिजाब का मामला चल रहा है और इसी का समर्थन करते हुए ईरानियन टीम ने अपना नेशनल एंथम नहीं गाया। हालांकि फुटबॉल टीम के मैनेजर ने मैच शुरू होने से पहले अपनी टीम की तरफ से कहा था कि ईरान की टीम किसी भी तरह के प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं ले रही है और शायद यही वजह थी कि पूरी टीम ने चुप रहने को ही सबसे बड़ा प्रोटेस्ट माना। अब इसमें इंग्लैंड की टीम भी कुछ पीछे नहीं रही है। इंग्लैंड की टीम ने मैच शुरू होने से पहले फुटबॉल ग्राउंड में घुटने टेककर ब्लैक लाइफ मैटर को सपोर्ट किया। रिपोर्ट्स का मानना है कि उन्होंने समलिंगिकता को भी सपोर्ट किया है, जो कि कतर में साफ तौर पर बैन है। दोस्तों, कतर में चल रही इस मनमानी को आप सपोर्ट करते हैं या फिर इसके खिलाफ हैं? आप अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।